सुप्रीम कोर्ट को आपने अक्सर कई सारे रूप लेते हुए देखा होगा। कई बार स्ट्रिक्ट रूप जहां पर गवर्नमेंट भी उनसे डरती है, और दूसरी तरफ एक नरम रूप जहां पर लिटिगेंट्स अपने दुख को लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं इंसाफ की गुहार लगाते हुए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट एक पार्लियामेंट का रूप ले सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जो अब सभी लोगों के मन में चल रहा है, और इसका कारण है सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में सुने जाने वाली पिटीशन। जी हाँ, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को एक इम्पोर्टेंट केस पर अपनी सुनवाई शुरू करने वाला है। ये केस और ये पिटीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 से जुड़ी हुई है। इस एक्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स के लिए सिलेक्शन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर एक यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर को जगह दी गई है। आपको याद होगा कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया था, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सिलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट का नया सिस्टम बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बड़े नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर बनेगी। ये जजमेंट उन पिटीशंस के बिहाफ पर दिया गया था जहां पर ये मांग की गई थी कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और स्मूथ बनाया जा सके। लेकिन दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट में एक नया कानून आया जहां पर इस सिलेक्ट कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। पिटीशनर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अनूप वर्मा जजमेंट में क्लियरली कहा गया था कि इलेक्शन कमीशंस की फेयर, इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी और ऑनेस्टी को बचाने के लिए एक बैलेंस कमेटी जरूरी है ताकि सरकार को पूरा कंट्रोल ना हो। पिटीशन में ये भी कहा गया कि अनूप बरनवाल जजमेंट आर्टिकल 324 की इंटरप्रिटेशन पर बेस था, पर अगर सरकार इसे बदलना चाहती की तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना जरूरी था। सिर्फ एक नए लॉ बना देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस केस में एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आर्टिकल 141 के तहत बाइंडिंग होता है, क्या एक नया लॉ लाना उसे इग्नोर करना है? क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है? जस्टिस सूर्यकांत ने अपने जजमेंट में कहा था, द रियल टेस्ट हियर इज बिटवीन द कोर्ट ओपिनियन एंड एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। बेंच ने ये भी कहा है कि ये मैटर केवल इलेक्शन कमिश्नर्स तक सीमित नहीं है, ये मैटर लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर्स के बीच के बैलेंस को भी एड्रेस करेगा। आर्टिकल 141 कहता है दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कई बार क्लैरिफाई किया है कि उनकी जजमेंट्स लॉ के बराबर हैं और आर्टिकल 141 के अंदर वो बाइंडिंग होते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रघुबीर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, द डॉक्ट्रिन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट हैज मेरिट ऑफ प्रमोटिंग अ सर्टेनिटी एंड कंसिस्टेंसी इन जुडिशियल डिसीजंस। डॉक्टर शाह फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था दैट इट इज only the principle laid down in the judgment that is binding under Article 141 of the Constitution। आपको बता दूं कि जस्टिस अशोक के गांगुली ने अपनी किताब लैंडमार्क जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया में लिखा है कि आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट को एक यूनिक पावर देता है जो किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। He wrote, this is a unique power of the Indian Supreme Court not to be found in other constitutions. What has been very thoughtfully explained by President Roosevelt in the speech is virtually true of the Supreme Court's power under 141. आगे उन्होंने लिखा है, The American President said, the chief lawmakers in our country may be and often are the judges because they are the final seat of authority. Every time they interpret contract, property, vested rights, due process of law, liberty, they necessarily enact into law parts of system of social philosophy and such an interpretation is fundamental. They give direction to all lawmaking. जिया मोदी ने अपनी किताब 10 Judgments That Change India में लिखा है कि विशाखा केस ने जुडिशियल लॉ मेकिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस में भी कहा था कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ही लॉ की तरह माना जाएगा और आर्टिकल 141 के अंदर वो बाइंडिंग होंगे। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक इंटरिम पार्लियामेंट बन सकता है जब तक पार्लियामेंट कोई नए लॉज या फिर नए एक्ट को इनैक्ट ना करे। जस्टिस काटजू ने इसी बात पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। लोगों का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो ये सरकार और जुडिशरी के बीच पावर स्ट्रगल को और बढ़ा सकता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये जजमेंट केवल इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को ही डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि क्या पार्लियामेंट एक ऑर्डिनरी लॉ के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए गए वर्डिक्ट को बाईपास कर सकता है या नहीं। इस केस का डिसीजन जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में पावर डायनेमिक्स को बदल सकता है।
So stay tuned with Law Chakra to get all the updates about this case. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।